हेलो दोस्तों। मैं आज आपके लिए वीडियो लाया हूँ। ये वीडियो आपके लिए है जो आपको फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन पे आप सेलिंग किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। आपके बहुत सारे डाउट्स होंगे जो आपके मन में होंगे, जो आप सोच भी रहे होंगे कि आप घर बैठ के कुछ कर सकते हैं, तो वो सेलिंग है। आप स्टार्ट कर सकते हैं फ्लिपकार्ट अमेज़ोन पे, जो बहुत ईज़ी है, जो आपको ऐसा प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करती है कि आप घर बैठ के आप सेलिंग कर सकते हैं। उसके लिए आपसे कुछ कमीशन लेते हैं और आपको पैनल देते हैं, आपको अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड देते हैं जिस पे आप सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ईज़ी प्रोसेस है। तो इसी के रिगार्डिंग कई बार क्या होता है कि हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, हम कहाँ जाएँ, कैसे हम सेलिंग स्टार्ट करें, कैसे हम करें, कैसे हम प्रोडक्ट को लिस्ट करें, क्या पेमेंट का प्रोसीजर होगा, जीएसटी नंबर चाहिए, रिटर्न कौन फाइल करेगा, रिटर्न में किससे फाइल करवाऊँ। इस तरीके से हमारे सवाल होते हैं जिसका जवाब हमें कई लोग नहीं देते। इवन जो आपके फ्रेंड सर्कल में भी जो सेलिंग कर रहे होंगे वो आपको इस चीज़ का जवाब नहीं देते, क्योंकि सीक्रेट्स कोई नहीं बताता। तो आइए आज मैं आपको लॉगिन कैसे करना है वो बताऊंगा, हिडन फीचर्स क्या हैं वो बताऊंगा, अपना मैं सेलिंग पैनल आपको दिखाऊंगा। अब मैं आपको हिडन चीज़ें दिखाऊंगा जो आपको शायद आइडिया भी नहीं होगा कि ऐसा भी होता है। तो आपके जितने भी डाउट्स हैं ना वो सारे आज क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आप सीधा या तो सेलिंग स्टार्ट करेंगे, या फिर अगर आप सेलिंग सोच रहे थे तो आप शायद नहीं करेंगे, लेकिन क्लियर हो जाओगे आप। तो सबसे पहले फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, स्नैपडील और पेटीएम मॉल, ये सारे ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। मैं आपको सबसे पहले स्टार्ट करूंगा फ्लिपकार्ट से। फ्लिपकार्ट से क्यों? क्योंकि फ्लिपकार्ट ईजी है थोड़ा सा, तो फ्लिपकार्ट के ज़रिए बताऊंगा। सॉरी, इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है वो सारी बात बताऊंगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं फ्लिपकार्ट पे। देखिए, आप फ्लिपकार्ट के जो सेलिंग पैनल पे जाएंगे, वो फ्लिपकार्ट की जो अपनी खुद की वेबसाइट होती है बायर वाली, उसी के सबसे नीचे होता है, जस्ट सबसे नीचे सेल ऑन फ्लिपकार्ट। हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से जो खुलेगा, ये खुलेगा सेलर का पैनल, यानी यहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हैं अगर आपके पास ऑलरेडी पासवर्ड आईडी है। अगर नहीं है तो आप अपना क्रिएट करके स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर जैसे जिनके पास है वो ऑलरेडी कर सकते हैं, बट आपके पास नहीं है, आप सोच रहे हैं, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर जो है सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्वेश्चंस मिलेंगे, उनके आंसर्स मिलेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, कैसे कर सकते हैं। बट होता क्या है, जब हम जिस चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं होती, हम उसको अक्सर रीड आउट करके सारी इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते। तो उसके लिए मैं आपको पूरी गाइडेंस दूंगा कि आप कैसे करें, क्या आपके साथ इसमें नेगेटिव पॉइंट है, क्या पॉजिटिव पॉइंट है, वो सारे मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लॉगिन कैसे करें वो बताते हैं। सबसे पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप करने के लिए आप यहाँ रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे। फिर आपका यहाँ पर एक साइन अप का पैनल खुल जाएगा जिस पे आपको अपनी कुछ डिटेल्स डालनी है। जैसे आपकी मेल आईडी होनी चाहिए, कोई भी मेल आईडी हो सकती है, मोबाइल नंबर होना चाहिए आपका, फुल नेम और आपका पासवर्ड। ये 4 डिटेल डालने के बाद आपको लॉगिन मिल जाएगा। लॉगिन हो जाने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन कर लेने के बाद आपको जीएसटी नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। इन 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इन 3 चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, आइए उसको मैं पहले आपको क्लियर करता हूँ। देखिए, यहाँ पर एक कंडीशन दी है, वो पढ़िए। GSTIN इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर सेलर हु ओनली सेल्स बुक। एक इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दे दी फ्लिपकार्ट ने क्लियर, कि इनकेस अगर आप बुक सेल करते हैं तो आपको जीएसटी नंबर की जरूरत ही नहीं है। भाई आप ऐसे सेल करिए ना, आप हमारा पैनल लीजिए और आप सेल स्टार्ट कीजिए। अब बुक्स पे क्यों जीएसटी नंबर नहीं है? क्योंकि गवर्नमेंट ने जीएसटी उस पर नील किया हुआ है, जीरो जीएसटी है, इसलिए उस पर जीएसटी की जरूरत नहीं है। बट मैं जहाँ तक समझ सकता हूँ, हम सारे लोग ओनली बुक्स को सेल नहीं करते, हम बुक्स के साथ और भी चीज़ को सेल करना चाहते हैं। तो क्यों ना अगर हम अपना जीएसटी नंबर लेके और बुक्स के साथ साथ अपने और भी प्रोडक्ट को सेल करें तो वो अच्छा रहेगा ना। तो आप जीएसटी नंबर लीजिए। अब जीएसटी नंबर आपको कैसे लेना है, किससे लोगे, कितने रुपए कोई लेगा, मेरी रिटर्न कौन फाइल करेगा, किस सीए के पास जाऊँ, किस अकाउंटेंट के पास जाऊँ, तो इसकी आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सारे डाउट आपके सारे मैं क्लियर करूँगा। कैसे जीएसटी नंबर लेना है, प्रोसीजर क्या है, उसकी वीडियोस लाऊंगा। आप जीएसटी नंबर लीजिए। रिटर्न कैसे फाइल करना है, क्योंकि जो ऑनलाइन सेलर होते हैं इनके रिटर्न में ज़्यादा कुछ नहीं होता, तो आप वो रिटर्न फाइल करना भी मैं आपको बता दूंगा। आप आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, आप ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे और सेल स्टार्ट कर देंगे। तो जीएसटी नंबर आपने ले लिया और आपने यहाँ जीएसटी नंबर अपना डाल दिया और आपने सेलिंग स्टार्ट करनी है। फिर आपको जरूरत पड़ेगी बैंक अकाउंट की। अब बैंक अकाउंट में बहुत सारे सवाल हैं, जैसे कि मेरे को करंट अकाउंट कहाँ से लाऊं, करंट अकाउंट किससे खुलवाऊं। करंट अकाउंट का मिनिमम बैलेंस 25,000 रुपये का है।
और फिर मेरे को पैन कार्ड भी कंपनी का बनवाना पड़ेगा जो जीएसटी नाम है? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है आपको इन सारे चीज़ों में फंसने की। आप खाली अपना सेविंग अकाउंट रखिए और जो जीएसटी में आपका नाम है उसी नाम से आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। आप कोई सा भी बैंक अकाउंट यूज़ कर सकते हैं, आप करंट अकाउंट भी यूज़ कर सकते हैं, आप सेविंग अकाउंट भी यूज़ करते हैं, या अपना जो एग्जिस्टिंग अकाउंट है सेविंग अकाउंट जिस बैंक में, आप वो भी डाल सकते हैं या नया अकाउंट खुलवा सकते हैं। बट मैं आपको एक ही चीज़ प्रेफर करूँगा, सजेस्ट करूँगा और प्रेफर भी करूँगा कि आप अपना एक फ्रेश अकाउंट खुलवाएं, या आपके पास 2 अकाउंट है तो उनमें से एक अकाउंट को यूज़ करें। ऐसा इसलिए करें क्योंकि जो आपका एक अकाउंट सिर्फ इसी काम के लिए होगा, यानी कि जो आपकी यहाँ से पेमेंट आएगी और यहाँ से जो आप अपने खर्चों के लिए या अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए जो आप विड्रॉ करोगे वो यहीं से होंगे। यानी आपके जो रेगुलर बेसिस के खर्चे हैं वो इसमें नहीं आने चाहिए। जैसे कि आज के टाइम पे क्या हो गया, आप किसी भी शॉप पे जाते हैं, 2 रुपये की पेमेंट भी हम भीम यूपीआई से करते हैं, तो वो जो हम पेमेंट हम वहाँ से कर रहे हैं उस केस में क्या होगा कि ढेर सारी ट्रांजेक्शन्स हो जाएंगी। जो इतनी सारी ट्रांजेक्शन्स हो जाएंगी तो आपको कभी आने वाले टाइम में जब आप बड़े सेलर बनोगे, जब बड़ा बड़ा आप बिजनेस करोगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरी कौन सी ट्रांजेक्शन मेरे किस से थी, मतलब ये ट्रांजेक्शन मेरे बिजनेस की है या मेरे पर्सनल खर्चों की है। दूध खरीद रहे हैं आप, मदर डेयरी पे जाके हम भीम यूपीआई कर रहे हैं, तो आप कहाँ तक उसका रिकॉर्ड रखेंगे? तो इसीलिए आप एक अपना सेपरेट बैंक अकाउंट बनवाएं, या आपके पास 2 हैं तो आप एक को यूज़ करें। आज से उसको बंद कर दें उसमें ट्रांजेक्शन करना। सिर्फ कौन करेगा? फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सारे करेंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले। वहीं से आपके खर्चे निकलेंगे और वहीं से आपके पैसे आएंगे। तो बैंक अकाउंट का डाउट क्लियर हुआ। सेल करेंगे हम प्रोडक्ट को, जाहिर सी बात है हम इसमें अपना लॉगिन क्यों कर रहे हैं, हम जीएसटी नंबर क्यों ले रहे हैं, हम क्यों इतने झंझट में फंस रहे हैं? हम ये सारा काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें क्या करना है, अपने प्रोडक्ट को सेल करना है। प्रोडक्ट वो आप डिसाइड करेंगे, प्राइस वो आप डिसाइड करेंगे, क्योंकि आप लोकल प्रोडक्ट को सेल करेंगे। लोकल प्रोडक्ट को ही सेल करना ठीक रहता है। वो इसलिए रहता है क्योंकि लोकल प्रोडक्ट एमआरपी नहीं होती उस पर, वो आपकी एमआरपी है, वो आप अपनी एमआरपी के हिसाब से उसको सेल करें। कंपनी के भी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, बट मान लीजिए आप जैसे कि आप पूमा के जूतों को सेल करना चाहते हैं, या फिर आप बजाज के फ़ैन को, या फिर ऑरपेट के फ़ैन को, इनके जो मतलब ब्रांडेड हैं उनके प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको जीएसटी नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। आपको ऑरपेट का जो फ़ैन खरीदा है या पूमा के जो जूते खरीदे हैं उनका जीएसटी बिल चाहिए होगा कि आपने 10 जूते खरीदे थे और मैं इसको सेल करने जा रहा हूँ, वो जीएसटी नंबर होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव को सेल करते हैं, बोट के हेडफोन को सेल करते हैं, तो उस केस में क्या होगा, आपको जीएसटी नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि ये ब्रांडेड चीज़ है, इनकी एमआरपी भी फिक्स होती है, तो आपको अपना जहाँ से आप खरीद रहे हो वो मार्जिन और जो आपको लास्ट में फ्लिपकार्ट देगा, अमेजोन देगा, उसका मार्जिन देख के ही वो सामान बाय करना है। इसीलिए जो लोकल प्रोडक्ट है उसका आप एमआरपी खुद डिसाइड कर सकते हैं, इसीलिए वो प्रोडक्ट बेस्ट रहता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट टू सेल, किस तरीके की प्रोडक्ट सेल करें वो भी मैंने आपको बता दिया। आइए चलिए आप मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म पे ले चलता हूँ, जो मेरा खुद का अपना सेलिंग प्लेटफॉर्म है, जिस पे मैं खुद सेल करता हूँ, मेरे कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। साथ में मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको कितना मिलेगा, आप कितना प्राइस रखेंगे, क्या मिलेगा, जीएसटी क्या लगेगा, कितना फ्लिपकार्ट ले जाएगा, क्या क्या और होता है। तो ये है मेरा फ्लिपकार्ट का सेलिंग पोर्टल, ये इसका डैशबोर्ड है। यहाँ आप देख सकते हैं ये इस तरीके का कुछ इनका अपना डैशबोर्ड होता है, जहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। सबसे पहला होता है होम बटन। होम बटन पे क्या है, ये सारी चीज़ें होती हैं। आपके ऑर्डर क्या हैं यहाँ पर हाईलाइट हो जाएंगे, जब कभी मेरा कोई नया ऑर्डर नहीं है इसीलिए वो कोई नहीं आ रहा। उसके बाद मेरे रिटर्न कितने हैं, मेरे पास कितने आ चुके हैं, क्लेम मैंने कितना लिया। अब ये क्लेम क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद लिस्टिंग है, आपने कितने प्रोडक्ट डाले हैं, उनकी 11 प्रोडक्ट्स में से मैंने 12 प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट को मैंने इनएक्टिव किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद लिस्टिंग क्या है कि आपने कितने प्रोडक्ट को लिस्ट कर रखा है। लिस्टिंग में अगर आप देखेंगे तो मेरे पास टोटल इतने प्रोडक्ट लिस्ट हैं, कुछ इस तरीके से। उसके बाद अगर कोई नया प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ आप नए प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। ऐड अ सिंगल लिस्टिंग, यानी कि आप मान लीजिए आपके पास खाली आज एक ही प्रोडक्ट है, आप उसको लिस्ट करना चाहते हैं तो एक सिंगल प्रोडक्ट लिस्ट कीजिए। बट अगर आपके पास ढेर सारे प्रोडक्ट हैं, मान लीजिए आप आज ही सारा प्रोडक्ट लेके आए हैं, 10 20 50 प्रोडक्ट्स हैं, सारे लिस्ट करने हैं, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ से आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपको एक एक्सेल सीट मिलेगी। उस एक्सेल सीट वो क्या होती है, प्री फिल्ड एक्सेल सीट होती है, जिसमें डिटेल्स कहाँ क्या फिल करनी है वो आपकी लिखी है, वो आप डिटेल आप फिल करें, फिर उसे अपलोड करें और वो सारे प्रोडक्ट आपके
QC में चले जाएंगे, फिर थोड़ी देर बाद अप्रूव होकर लिस्ट हो जाएंगे, फिर आप कर सकते हैं सेलिंग। इन्वेंट्री यानी कि मान लीजिए जो आपने प्रोडक्ट लिस्ट किए हैं वो उसको उनकी हेल्थ कैसी है, यानी कि आप कितना कम है, कौन सा ये स्टॉक आपको करना है, ठीक है, वो सारा। ऑर्डर, आपके एक्टिव ऑर्डर कितने हैं, रिटर्न कितने आए, कैंसिल कितने आए, पेमेंट, आपके पास पेमेंट कितनी आने वाली है, कितनी आने वाली है, कितनी आ चुकी है, ड्यू कितनी है, ठीक है, फ्यूचर में कितनी आएगी, वो सारा। ग्रोथ, ये ग्रोथ है कि ये आपको मैप्स दिखाता है, ये आपको आपकी रैंकिंग कितनी चल रही है फ्लिपकार्ट पे वो दिखाएगा। रिपोर्ट, आपको जीएसटी रिटर्न फाइल करनी है, रिपोर्ट ले सकते हैं, रिटर्न कितने आए उसकी रिपोर्ट ले सकते हैं, सेल्स कितना हुआ उसकी रिपोर्ट ले सकते हैं, सारा रिपोर्ट सेंटर है, आपको रिपोर्ट मिलेगी। एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग क्या है, फ्लिपकार्ट पे आपने देखा होगा, जैसे आप ये देखिए, ये क्या आ रहा है, ये एक एडवर्टाइजिंग तो आ रहा है, ये अकाउंटिंग ऑन फ्लिपकार्ट, वरिंग यू, मीन्स ये आपसे कह रहा है कि भाई आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, आप टेंशन ले रहे हैं कि आप फ्लिपकार्ट की अकाउंटिंग कैसे करें, तो आप हमें क्लिक करें ना। तो ये फ्लिपकार्ट क्या कर रहा है, फ्लिपकार्ट इसकी एडवर्टाइज कर रहा है, इससे फ्लिपकार्ट क्या ले रहा होगा, पैसे ले रहा होगा। ऐसे ही सेम हम अपने प्रोडक्ट की भी एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, और उसके लिए फ्लिपकार्ट हमसे पैसे लेता है। कितने पैसे लेता है वो हर प्रोडक्ट का आप खुद डिसाइड करेंगे कि मैं कितने रुपए इस पर खर्च करना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए इसमें एक और होता है, आपने एक नया प्रोडक्ट लिस्ट किया, आपने मान लीजिए फर्स्ट डे ही लिस्ट किया, आपने 20 प्रोडक्ट लिस्ट कर दिए यानी 1 डे में, तो फ्लिपकार्ट आपको क्या करता है, 1000 रुपीज़ देता है, 1000 रुपीज़ आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देता है। उस 1000 रुपीज़ सिर्फ एडवर्टाइजिंग के लिए ही देता है, और वो आप एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं उस रुपीज़ से, और सॉरी उस रुपीज़ से आप एडवर्टाइज अपना कर सकते हैं। उसके बाद पार्टनर सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज होती हैं कुछ, ये काम की नहीं है। उसके बाद ये हमारा कुछ होता है, यहाँ पर लास्ट में आप आएंगे तो यहाँ पर आपके सेलर, मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम आई किसी ऑर्डर में, मान लीजिए आपको कोई आपका कोई प्रॉब्लम है, क्वेरी है, आप यहाँ पर इसका टिकट रेज करेंगे और उसका आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमारे प्रोडक्ट लिस्ट होते हैं और कैसे हमें उस पर प्राइस होता है। तो सबसे पहले लिस्टिंग आप दिखाते हैं, ये लिस्टिंग है, मेरे इतने प्रोडक्ट्स हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, आपने प्रोडक्ट लिस्ट किया, किस लिए लिस्ट किया, कुछ कमाने के लिए। आप क्या प्राइस रखें और आपको कितना मिलेगा, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। तो जैसे कि आप मेरा देख सकते हैं कि मेरे इस वाले रूम हीटर, मैं आप इसका एग्जांपल लेके चलता हूँ, मेरे इस वाले रूम हीटर का जो रेट है वो 861 रुपीज़ है। 861 जो मेरा रुपीज़ है, देखिए मेरा प्राइस कितना है, 861 रुपीज़। 861 रुपीज़ कौन देगा, कस्टमर देगा। मान लीजिए आप मेरे प्रोडक्ट को ऑर्डर कर रहे हैं तो आप मुझे कितना देंगे, 861 देंगे। लेकिन इस 861 में क्या क्या इंक्लूड होगा, आपकी तरफ से, ओनली आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, जो आपके पास बिल जाएगा इसमें आपका जीएसटी भी इंक्लूड होगा, जो आप जीएसटी मुझे पे करेंगे, जो बाद में मैं गवर्नमेंट को दे दूंगा, जो कि इस पर 18% लगता है। तो यानी कि जीएसटी लगने के बाद इस प्रोडक्ट का रेट कितना हो जाएगा, 729, यानी जो जीएसटी लगेगा वो किस पे लगेगा, 729 पे लगेगा। तो यानी आप मेरे को जीएसटी कितना दे रहे हैं, 131 रुपये का जीएसटी दे रहे हैं, मुझे दे रहे हैं, लेकिन मैं ये किसको दूंगा बाद में, गवर्नमेंट को। एक चीज़ और बताता हूँ, मैं ये जो जीएसटी आपसे लूंगा, ये मत समझना ये जीएसटी मेरी जेब में जाता है, ये जीएसटी गवर्नमेंट के पास जाता है, और ये गवर्नमेंट से इसका इनपुट नहीं मिलता। इसका इनपुट गवर्नमेंट से क्यों नहीं मिलता, क्योंकि आप जो बायर हो, आप अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है, आपने बिना जीएसटी का ये मेरे से खरीदा है, तो इसीलिए एक पर्सन जो है वो बिना जीएसटी का, एक पर्सन जीएसटी का है। तो इस केस में जो ये मैं आपसे पैसे ले रहा हूँ ये गवर्नमेंट को मैं दे दूंगा, ठीक है। ये अगर आप भी जीएसटी वाले होते तो ये मेरे 131 रुपये मुझे वापस मिल जाते, और सॉरी आपको वापस मिल जाते, आपका नुकसान नहीं होता इस केस में, ठीक है ना। तो 861 रेट रखा, अब उसकी और अंदर की डिटेल देखते हैं। देखिए ये प्राइसिंग का पूरा चार्ट है, मैंने एमआरपी रखा है 1050, और लिस्टिंग प्राइस यानी जो मैं अभी सेल कर रहा हूँ इस रेट पे, यानी अभी अगर आप मेरे प्रोडक्ट को ऑर्डर करेंगे तो वो आप किस पे करेंगे, 861 रुपीज़ पे, ठीक है। उसके बाद होता है, यहाँ पर देखेंगे प्राइसिंग डिटेल आ रहा है। प्राइसिंग डिटेल मीन्स किस पे कौन कौन से चार्जेस लग रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें ले रहा है फ्लिपकार्ट आपसे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ लोकल है, यहाँ जोनल है और नेशनल है। ये क्या होता है, देखिए अब प्रोडक्ट है, मेरा हीटर प्रोडक्ट है, मेरा हीटर कहाँ कहाँ जा सकता है, मैं दिल्ली में रहने वाला हूँ, दिल्ली में मेरा जीएसटी है और दिल्ली में ही मेरा स्टोर है, तो यहाँ से मेरा प्रोडक्ट कहाँ जाएगा, लोकल जाएगा दिल्ली, तो उसको बोलेंगे लोकल। जोनल में जाएगा यानी यूपी जाएगा,
यूपी जाएगा, हरियाणा जाएगा, राजस्थान जाएगा, मध्य प्रदेश भी जाएगा और चंडीगढ़ जाएगा। ये सारी जगहों पर क्या बोलेंगे, जोनल, यानी मेरे आजू बाजू के एरिए। नेशनल फिर कहीं भी चला जाए, चाहे असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, गोवा, या फिर ऊपर जम्मू कश्मीर चला जाए, उत्तराखंड चला जाए, ठीक है। तो यहाँ गुजरात भी चला जाए, तब मेरा क्या लगेगा, जोनल लगेगा। और जोनल एक्चुअली में ये जो लोकल, जोनल और नेशनल है, ये सिर्फ डिलीवरी के लिए है। बाकी जो भी चार्जेस है वो सारे केसेस में सेम रहते हैं। जैसे आप देख भी सकते हैं, मेरा जो लिस्टिंग प्राइस है, यानी जो मैं कस्टमर से लूँगा, वो कितना लूँगा, 861 रुपीज़। तीनों केस में सेम रहेगा ये तो। शिपिंग में कस्टमर से ले ही नहीं रहा। कमीशन, अब जो कमीशन कौन लेगा, फ्लिपकार्ट मेरे से कितना कमीशन ले रहा है, 50 रुपये 80 पैसे। एक्चुअल में फ्लिपकार्ट जो कमीशन ले रहा है वो ले रहा है 43 रुपीज़, लेकिन उस पर जीएसटी भी गवर्नमेंट को जाता है, इसलिए वो 50 रुपये हो जाता है। ऐसी शिपिंग है। शिपिंग कितनी लग रही है, 88 रुपीज़, 130 रुपीज़ और 180 रुपीज़। शिपिंग कितनी है, 75, 112 और 153। इस पर जीएसटी कितना लग रहा है, 27 रुपये का। तो ये दोनों ऐड होने के बाद 180 रुपीज़ हो जाता है। हम हमेशा इसी को कंसिडर करते हैं, क्योंकि हम हमेशा कहाँ रहते हैं, लोअर साइड पर रहते हैं मनी के मैटर में। फिक्स प्राइस, फिक्स फीस जो लगती है, वो फ़ी है कितनी हमारी, 20 रुपये की। जीएसटी लगने के बाद 23 रुपये 60 पैसे की हो जाती है। कलेक्शन फ़ीस ये है, जीएसटी लगने के बाद 20 रुपये की हो जाती है। तो ये सारा क्या है, ये सारे चार्जेस लगते हैं, और ये सारे चार्जेस लगने के बाद हमारा जो सेटलमेंट वैल्यू बनती है 585 रुपये नेशनल के लिए, जोन के लिए 634 रुपये और लोकल के लिए 677 रुपीज़ लगता है। तो मैं हमेशा इसको ही लेके चलता हूँ। मैं ये मान के चलता हूँ मेरे ज़्यादा तो ज़्यादा ऑर्डर यहीं से आते भी हैं और यही मेरे को मिलता भी है। तो मेरे कितने मिले, 585 रुपीज़। कितना मिला, 585 रुपीज़। 585 रुपीज़ ये कहाँ से मिला, फ्लिपकार्ट से। देखिए, इस रुपीज़ में जीएसटी इंक्लूड नहीं था। जो कस्टमर जो जीएसटी दे रहा है, जो मैं गवर्नमेंट को दूंगा, वो जीएसटी इसमें इंक्लूड नहीं है 585 में। तो इसमें से मैं क्या करूँगा, जीएसटी को माइनस करूँगा। तो यानी कि मेरा प्रॉफिट कितना आया, इतना आया गवर्नमेंट को जीएसटी देने के बाद। क्योंकि ये जीएसटी भी मेरे किसी काम का नहीं है और ना ही कस्टमर के काम का, ये सीधा गवर्नमेंट के पास जाएगा। गवर्नमेंट, देखिए मैंने कमाया कितना, इतना। गवर्नमेंट ने कितना कमाया, इतना। इतना तो फ्लिपकार्ट ने भी नहीं कमाया। आप कैलकुलेट करके देखिए, फ्लिपकार्ट ने कितना कमाया, 43 रुपीज़ 20 रुपीज़, 65 रुपये ज़्यादा कमाए। कलेक्शन फीस चलो ये भी मान लेते, 80 रुपये कमाए। और गवर्नमेंट ने कितने कमाए, बैठे बिठाए 131 रुपीज़। तो जीएसटी में भाई यही होता है। तो इन्होंने इतना हमसे ले लिया और हम ये गवर्नमेंट को सबमिट कर देंगे पैसे। तो मुझे मिले कितने, इतने। लेकिन 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 एक चीज़ और है, यहाँ जो जीएसटी लग रहा है उसका क्या होगा, उसका जीएसटी इनपुट आपको मिल जाएगा। इसका इनपुट क्यों मिलेगा और इसका इनपुट क्यों नहीं मिलेगा, ऐसा इसलिए होता है। देखो, इसका इनपुट आपको नहीं मिल पाएगा जीएसटी का, ठीक है, लेकिन आपको इन जीएसटी का मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ये जीएसटी कौन ले रहा है, देखिए, ये कमीशन पे जीएसटी फ्लिपकार्ट ले रहा है, जो कि एक रजिस्टर्ड पर्सन है जिसके पास जीएसटी नंबर है। शिपिंग कंपनी जो हमसे ले रही है उसके पास भी जीएसटी नंबर है, ये भी हमें इनपुट मिल जाएगा। फिक्स फीस जो फ्लिपकार्ट ले रहा है वो भी मिल जाएगा। कलेक्शन फीस जो फ्लिपकार्ट ले रहा है वो भी हमें मिल जाएगा। तो 3 रुपये 6 रुपये और 31, और ये लगभग 40 रुपये के आसपास हमको मिल जाएगा। तो कितने में मिल जाएंगे, 40 रुपये। तो मेरे पास टोटल कितना आ गया, तो ये मान लो मेरे पास 500 रुपीज़ अराउंड मुझे लास्ट में प्रॉफिट हो जाएगा एक प्रोडक्ट पे। और जिसमें से जीएसटी मेरे को कितना वापस मिल जाएगा, 40 रुपये का जीएसटी मिल जाएगा। तो यानी कि गवर्नमेंट के पास जो जीएसटी चला गया वो कितना चला गया, अराउंड 90 रुपीज़ का गवर्नमेंट के पास जीएसटी चला जाता है। तो यानी कि मैं ये जीएसटी मुझे वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि 40 रुपये तो मुझे मिल जाएंगे, बट ये वापस 90 रुपये नहीं मिल पाएंगे जो गवर्नमेंट के, जो कस्टमर से थे। तो यानी 500 रुपीज़ का मेरे को प्रॉफिट है एक प्रोडक्ट में। प्रॉफिट नहीं है एक्चुअली में, ये मेरा रेट है, मेरे को मिलेगा इतना फ्लिपकार्ट की तरफ से। अब मेरे को प्राइस ऐसा रखना है जो इस 500 से, यानी मेरी बाइंग प्राइस क्या होनी चाहिए, इससे ज़्यादा या इससे कम, जाहिर सी बात है इससे कम होनी चाहिए। तो मेरी बाइंग प्राइस अगर 300 रुपये या 350 रुपये या 400 रुपये होगी, तो मैं कह सकता हूँ हाँ मैं कुछ कमा रहा हूँ, लेकिन गवर्नमेंट बैठे बिठाए कमा रही है। तो ये हमारा हो गया, ये कैलकुलेशन है। अब देखिए, जो ये जीएसटी आपको मिलेगा 40 रुपये का, ये मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको लेना है। ये जो आपको गवर्नमेंट को देना है, GSTR1 GSTR3, ये सारा मैं आपको बताऊंगा कैसे रिटर्न आपको फाइल करनी है। उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है, सिर्फ आपको
सेलिंग पे अपना ध्यान देना है और इम्प्रूवमेंट करनी है। तो ये तो हो गए हमारे इससे प्राइसिंग से रिलेटेड सारा क्वेश्चंस हो गए जो आपको मेरे ख्याल से आपको समझ में आए होंगे। मैंने कोशिश किया है हर चीज़ क्लियर करने की। तो ये मेरा खाली एक ही प्रोडक्ट का एग्जांपल था, यहाँ पर और भी कुछ नहीं है। बाकी आप इन्वेंट्री डिटेल देख सकते हैं, परफॉर्म, ये सारे बायर के क्वेश्चन, ये कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 2 ऑप्शन होते हैं। यहाँ से तो आपको कैलकुलेशन जो मैंने अभी आपको दिखाई वो देखी होगी आपने, यहाँ से जो कैलकुलेशन। उसके अलावा यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये फ्लिपकार्ट पे मेरा प्रोडक्ट खुल जाएगा। ये कुछ इस तरीके से मेरा प्रोडक्ट खुलता है। अगर आप देखेंगे तो मेरा प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से आपको फ्लिपकार्ट में दिखेगा। ठीक है ना, ये हो गया। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो एक और चीज़ है। देखिए, अब आप सोच रहे होंगे इसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है। देखिए, फ्लिपकार्ट ना 3 तरीके से काम करता है। आप जब फर्स्ट टाइम फ्लिपकार्ट से रजिस्टर्ड होंगे तो आप ब्रोंज़ का आपको एक स्टेटस मिलेगा। जैसे कि आप मेरा स्टेटस देख सकते हैं, मैं अभी किस स्टेटस में हूँ, ब्रोंज़ में स्टेटस में हूँ। इसके बाद आपको सिल्वर मिलता है, इसके बाद आपको गोल्ड मिलता है। देखिए, सिल्वर ये हो गया, ब्रोंज़। अब आप मान लीजिए आप ये तीनों स्टेटस आ गए। ब्रोंज़ में क्या होता है, सिल्वर में क्या होता है, गोल्ड में क्या होता है। मान लीजिए अभी मैं ब्रोंज़ में हूँ तो मेरे को 15 दिन बाद पेमेंट मिलता है। मेरे प्रोडक्ट की विजिबिलिटी भी लो होती है और कस्टमर का सपोर्ट जो इनकी कस्टमर सर्विसेज होती है, सेलर का जो सपोर्ट होता है, यानी जो मान लीजिए मुझे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मेरे को वो थोड़ा मिलता है, लेकिन इतना अच्छा नहीं मिलता। ठीक है, इस केस में क्या होगा, जब मैं सिल्वर आ जाऊंगा, सिल्वर आने के लिए मुझे करना क्या होगा, पहले इसी कैटेगरी में रहते हुए जब मैं 25 लाख की सेल कर दूंगा या 3000 अपने प्रोडक्ट को सेल कर दूंगा तो अपने आप मैं इस कैटेगरी में आ जाऊंगा। ये मेरे को स्टेटस मिल जाएगा। इस स्टेटस का फ़ायदा क्या है, आप खुद देख सकते हैं। कैंसिलेशन के चांसेस कम होते हैं, सेल्स बढ़ जाती है आपकी, शिपिंग पे आपको डिस्काउंट मिलता है। यानी कि मेरा शिपिंग कितना ले रहा था वहाँ पर, 150 रुपये का, तो 150 रुपये पे मेरे को डिस्काउंट मिल जाएगा जो कि 135 हो जाएगा। तो गवर्नमेंट का जीएसटी भी ऑलरेडी अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएगा। पेमेंट जो मेरे को यहाँ 15 दिन में मिलती है वो मेरे को 10 दिन में मिलेगी। प्रोडक्ट की विजिबिलिटी अच्छी हो जाएगी, हाई नहीं होगी, हाई तो गोल्ड के केस में होगी। और साथ में अकाउंट मैनेजर मिलेगा जो कि और भी ईजी हो जाएगा आपको रिटर्न फाइल करने के लिए। सेलर का सपोर्ट मिलेगा बहुत अच्छा वाला। गोल्ड आपको जब हो जाएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें फ़ायदा होगा। कैंसिलेशन बहुत कम होते हैं, प्रोडक्ट की विजिबिलिटी हाई हो जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट की आपकी विजिबिलिटी जितनी अच्छी होगी, कस्टमर आपके पास उतना ही तो ज़्यादा आएगा, उतना ही तो ज़्यादा आपको क्लिक मिलेगा, व्यूज़ मिलेगा, उतनी ही ज़्यादा आपके सेल होगी। और साथ में आपको 20% का शिपिंग पे डिस्काउंट मिलता है, क्योंकि माल 150 रुपये है तो मेरे को कितना 30 रुपीज़ का मिलेगा। वो 30 रुपीज़ मेरा सीधा आएगा। 30 रुपीज़ से बहुत सारा फ़र्क पड़ेगा। एक तो नीचे सेटलमेंट की वैल्यूज़ में फ़र्क पड़ेगा, गवर्नमेंट को जो जीएसटी जाता है मैं अपना रेट भी कम रख सकता हूँ, तो मेरा जो वहाँ भी जीएसटी कम जाएगा। तो ये 3 कैटेगरीज़ हैं जो मिलती हैं और आप सभी को, मैं आशा करता हूँ आप इस कैटेगरी को ज़रूर अचीव करें। ठीक है, मेहनत करिए, आप ज़रूर इस कैटेगरी को अचीव करेंगे। मेरे को भी अभी शुरुआत हुई है तो मैंने भी अभी भी मैं इस कैटेगरी में नहीं आ सकता हूँ, मेरे को भी टाइम लगेगा। अब हम देखते हैं पेमेंट का। अब ये पेमेंट पे आते हैं। अब देखिए, मैं आपको अपनी प्रीवियस पेमेंट दिखाता हूँ। पहले देखिए, मेरी कुछ इस तरीके से पेमेंट्स आई हैं, अभी रिसेंटली आनी स्टार्ट हुई हैं। तो ये मेरी ये पेमेंट्स आई हैं। पेमेंट का कुछ डैशबोर्ड इस तरीके का होता है कि मेरी आउटस्टैंडिंग पेमेंट ये है, बाकी ये मेरी पेमेंट नेगेटिव है। नेगेटिव इसलिए है क्योंकि मेरा रिटर्न आया है माल। रिटर्न आने के केस में आपको पैसे अपनी जेब से देने पड़ते हैं। अब आपको पैसे अपनी जेब से कैसे देने होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपसे ले क्या रहा है फ्लिपकार्ट एक तो आपसे कमीशन ले रहा है, कमीशन ले रहा है, फिक्स चार्ज ले रहा है। उसके अलावा आपसे कमीशन, फिक्स चार्ज, एक आपसे कलेक्शन फीस ले रहा है, एक आपसे ले रहा है ये शिपिंग। ठीक है, 4 चीज़ें लेता है। मान लीजिए आपका प्रोडक्ट रिटर्न हुआ, देखिए शिपिंग चार्ज तो इम्पोर्टेंट है ही है। अब मेरा कितना लगा था, 180 रुपीज़ लगा था शिपिंग। ठीक है, जब ये, क्योंकि शिपिंग मेरे घर से मेरे शॉप से कस्टमर के घर पे जाएगा। अब इस कस्टमर ने रिटर्न कर दिया तो वापस आएगा, तो वापस आने पर अराउंड थोड़े से रुपये ज़्यादा पड़ जाते हैं। तो वापस आने पर मुझे ये अमाउंट पे करनी है। साथ में फिक्स चार्ज जो 20 रुपये का था वो 20 रुपये भी मुझे पे करना है। 20 रुपये वन टाइम पे करना है मेरे को। ये फिक्स चार्ज नहीं होता, कलेक्शन फीस होती है, ये मेरे को पे करना है। तो अराउंड इस पे कितना हो जाता है, इस पे हो जाता है
₹395 होता था। प्लस में इस पे जीएसटी लगेगा, बाद में जो जीएसटी का आपको इम्पोर्ट मिल जाएगा इन तीनों पे, और आपको गवर्नमेंट को जीएसटी नहीं देना। क्यों नहीं देना? क्योंकि जो कस्टमर ने आपको पैसे दिए थे, मेरे को कस्टमर कितने देगा? 861, और जो कंपनी क्या करेगी, 861 कस्टमर को वापस कर देगी। तो इस केस में क्या होगा, जीएसटी नील हो जाएगा, यानी कि मेरे को गवर्नमेंट को कोई जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। बट यहाँ जो ये कंपनियां मेरे से जीएसटी लेंगी 18% इस पे, वो मेरे को मिल जाएगा वापस। ठीक है ना? तो यह मान के चलिए आपका 395 नहीं रहेगा, अराउंड 410 हो जाएगा या 400 अराउंड हो जाएगा। इस पे जो जीएसटी लगेगा वो आपको वापस मिल जाएगा। तो ये आपकी क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो मेरे ये कुछ ऐसा ही नेगेटिव रहा है रिटर्न के केस में, इसीलिए ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है। बट अभी वो फिक्स नहीं है, वो अभी पॉजिटिव हो भी सकती है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये कोई आपको नहीं बताएगा कि रिटर्न के केस में होता क्या है। तो 4 तरीके की चीज़ें लगती हैं, कमीशन, फिक्स चार्ज, कलेक्शन फीस और शिपिंग। तो 2 चीज़ों को ये छोड़ देती है, 2 चीज़ आपसे नहीं लेती, यानी फ्लिपकार्ट आपसे उनका जो कमीशन बनता है वो नहीं लेता, और जो उनका फिक्स चार्ज बनता है हर एक प्रोडक्ट पे वो नहीं लेता आपसे। कलेक्शन फीस, अब कलेक्शन फीस क्या है? कलेक्शन फीस है उनकी पेमेंट की कलेक्शन फीस। मान लीजिए कस्टमर ने सीओडी किया था, उनके घर पे फीस दी थी, किसी पर्सन लेता है ना कि खुद फ्लिपकार्ट आता है, मैनेजर नहीं आता, तो वो पैसे जमा कराता है, तो वो एक सिक्योरिटी का बात आ जाती है इसलिए। और साथ में मान लीजिए ऑनलाइन पेमेंट होती है, उसके लिए भी वो सर्विसेज ले रहे हैं किसी से, उसको भी पेमेंट करनी पड़ती है, तो इसलिए वो कलेक्शन फीस वापस नहीं होती। बाकी चीज़ें आपको वापस हो जाती हैं और उन पर जीएसटी भी आपको मिल जाता है। तो ये कुछ इस तरीके से है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आप लोग इसको ज़रूर आपके डाउट क्लियर हुए होंगे, और आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, पूरा देखें, ताकि आपको पूरा समझ में आए। क्योंकि बीच बीच में से देखने पे आप बहुत सारी चीज़ों को मिस कर रहे हैं, मैंने क्योंकि बहुत डीप बताया है, बहुत गहरी नॉलेज आपको दी है। ऐसे ही मैं आपको अमेज़ॉन की भी दूंगा। जीएसटी नंबर जो आप लोगे, उसमें अगर आपको कोई दिक्कत आती है कमेंट करें, हम आपको गाइड करेंगे। अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह आप दे दीजिएगा। कोशिश करिए ईमेल आईडी दीजिए, मोबाइल नंबर मत दीजिए, ताकि हम आपको मेल पे ही आपको सपोर्ट देंगे। और भी ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको बाद में डिस्कशन करेंगे। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताइए, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना के आपको दूंगा, आप उसको देख के खुद कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, इसको आगे से आगे बढ़ाएं। क्योंकि जानकारी जो है आप अपने पास मत रखिए, सबके पास शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।